फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है नेत्रदान का लें संकल्प। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋषभ साह। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार अरुण जी, मैं एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ जी। यानी आंखों में भी अब अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, अलग अलग बीमारियां हैं और मेरी स्पेशलिटी है कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी नेत्र दान में जो आंखें मिलती हैं उनको प्रत्यारोपित करना। बिल्कुल, इस विषय पर डॉक्टर साहब हम लोग बातें करेंगे। आंखें जो हैं उसी से हम पूरी दुनिया आजीवन देखते हैं, लेकिन ऐसे भी अब इन दिनों विज्ञान ने विकास कर लिया है कि हमारे बाद भी आंखें दूसरों के काम आ जाती हैं। इसे ही हम नेत्रदान कहते हैं। आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भगवान ने हमारी शरीर को बनाया तो है और हम ये भी जानते हैं कि शरीर की एक अवधि आयु होती है, पर आंखें एक ऐसा अंग है जिसकी अवधि बाकी शरीर की अवधि से ज्यादा है। तो जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, आंखें उसके बाद भी जीवित रहती हैं। अगर हम आंखों को सही समय से प्रिजर्व कर लें, उनका रिट्रीवल कर लें, तो ये आंखें अपने हमारे जीवन के बाद किसी और के जीवन में, किसी और के शरीर में रोशनी बनकर एक दीपक की ज्योति बन सकती हैं। बिल्कुल, और यही आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है कि नेत्रदान का हमें संकल्प लें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो आंखें हैं वो दूसरे भी, और हमने सुना है कि एक जो व्यक्ति की आंख नेत्रदान से प्राप्त होती है वो कई लोगों को, एक से ज्यादा लोगों के काम आती है। देखिए, हमारे 2 कॉर्नियाज होते हैं नेत्रदान के वक्त। ये 2 कॉर्नियाज निकाली जाती हैं। एक कॉर्निया एक मरीज को लगती है तो एक व्यक्ति का जीवन 2 जीवनों को रोशन तो करता ही है। कई बार हम इन कॉर्नियाज को स्प्लिट भी कर सकते हैं, लैमेलर केरेटोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, जिसमें एक ही कॉर्निया को एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों में भी लगाया जा सकता है। जैसे आपने बताया कि नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया ही लिया जाता है और एक कॉर्निया से एक से ज्यादा लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो संक्षेप में हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से आप बता दें कि संपूर्ण प्रक्रिया नेत्रदान की क्या है। नेत्रदान की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। नेत्रदान मरणोपरांत किया जाता है। अगर किसी के परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के 6 घंटे के भीतर अगर वो अपने समीप किसी भी आई बैंक को संपर्क करता है तो टीम 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन, साल के 365 दिन रेडी रहती हैं और जहां पे भी मृत्यु हुई है, चाहे घर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शमशान घाट हो, वहां पर पहुंच के उसी जगह पे नेत्रदान प्राप्त किया जाता है। तो इसका कोई खास नंबर है जो आप बताना चाहेंगे, और 24 घंटे में कभी भी व्यक्ति फोन कर सकता है? तो एक 1919 ये राष्ट्रीय नंबर है जो पूरे भारत में वैलिड है और आपको अपने निकटतम आई बैंक से कनेक्ट करता है। बनारस में यह आई बैंक वाराणसी आई बैंक सोसाइटी से कनेक्ट होता है और यह नंबर हमेशा चालू रहता है। एक मोबाइल नंबर भी है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप 1919 डायल करते हैं तो टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये कह रहे हैं कि जैसे इस तरह के जब हालात होते हैं तो पूरा परिवार एक दूसरे ही मन स्थिति में रहता है, लेकिन कितना वक्त लगता है सूचना देने के बाद और पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने में? सूचना मिलते ही हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है नेत्रदान की स्थान जहाँ से सूचना मिली है वहाँ के लिए। हमारी टीम वाराणसी में राम कटोरा से निकलती है। हमने अगल बगल के 4 जिलों गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर यहाँ से भी नेत्रदान प्राप्त किए हैं। तो समझिए जो ड्राइविंग डिस्टेंस है सिर्फ उतना देरी लगती है पहुंचने में। नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी संपन्न होने में लगभग 10 से ज्यादा 15 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल, जब टीम वहां पहुंच जाती है उसके बाद मैक्सिमम 10-15 मिनट का वक्त लगता है। इस बीच डॉक्टर ऋषभ साह हमारे श्रोताओं का फोन आने लगा है। हेलो जी, फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम है। आज नेत्रदान का संकल्प लें, इस विषय पर आप डॉक्टर ऋषभ साह से अपना सवाल पूछें। नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप? जी, जिला मिर्जापुर, गांव नदौली से सभाकांत बोल रहे हैं। जी, स्वागत है आपका। अब अपना प्रश्न पूछें डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सभाकांत जी। जैसे डॉक्टर साहब नेत्रदान करना हो, कहाँ से कराएं हम, वो कैसे किया जाता है, कितने घंटे आपकी टीम आती है करने के लिए? नेत्रदान अगर आप कराना चाहते हैं तो 1919 एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल नंबर भी है 9918655388। इस नंबर पे आप सूचित कर सकते हैं। मरने के 6 घंटे के भीतर अगर हमें सूचना मिलती है तो टीम हमारी यहाँ से निकलेगी, जौनपुर पहुँचेगी और वहीं से आपका नेत्रदान संभव है। जी, जैसे
नेत्रदान करने से क्या कोई लाभ हो सकता है दूसरे व्यक्ति को? नेत्रदान करने से आप समझिए किसी दूसरे व्यक्ति जो कई वर्षों से अंधकार में है उसके जीवन में दोबारा रोशनी ला सकते हैं। कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पुरुष जो अंधेरे कमरे में, आप ऐसे सोचिए, आप आंख बंद करके एक दिन बिताने की कोशिश करिए। कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक दिखाई नहीं देता। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनके दोनों आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं है और नेत्रदान से मिली हुई कॉर्निया अगर उनको लगती है तो उनके जीवन में रोशनी वापस आ सकती है। जी, तो नेत्रदान करना बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, इससे आप मरने के बाद भी अपने जीवन को अमर कर सकते हैं। जी, जैसे डॉक्टर हमें दिखाई देता, दूसरा आँखें के पुतले निकाला जाता है। सिर्फ आंखों की आगे की काली पुतली निकाली जाती है, इससे कोई भी पूरी आंख नहीं निकाली जाती, कोई इसमें अंग भंग नहीं होता, कोई चेहरे पे विकृति नहीं आती। सिर्फ आंखों की काली पुतली जो एक कांच की तरह होती है, पारदर्शी होती है, सिर्फ उसको निकाला जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया कार्यक्रम में हमें। ओके, थैंक यू। जी, जैसा कि आपने कहा कि उससे देखने में कुछ अलग नहीं आता, जैसे आपने कहा कि अंग भंग नहीं होता, तो हर व्यक्ति को जागरूकता चाहिए, क्योंकि एक जो व्यक्ति है जो जीवन जी रहा है, आंखें ही वो ऐसी चीज हैं जिससे उसकी सारी क्रिएटिविटी और जीवनचर्या आंखों पर ही आधारित होती है। तो समाज को समझना चाहिए और जागरूकता बहुत फैली है। नेत्रदान को जागरूक करने को लेकर के आपकी जो संस्था है या जो सोसाइटी है वो किस तरह की गतिविधियां करती है और क्या ये वर्ष भर चीजें चलती रहती हैं? जी बिल्कुल, देखिए, नेत्रदान एक ऐसी चीज है जिसका कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई दिन नहीं होता। जब भी हमें सूचना मिलती है हम नेत्रदान के लिए जाते हैं। 25 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर एक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है जिसमें भारत सरकार द्वारा देश के तमाम आई बैंक्स को निर्देश मिलता है तमाम गतिविधियां करने का, अवेयरनेस करने का। इसके अलावा भी हमारी सोसाइटी वाराणसी आई बैंक सोसाइटी कई जगह स्कूलों में जाती है, कई सामाजिक लोगों से मिलती है और नेत्रदान के लिए जागरूकता के लिए लगातार काम करती रहती है। बिल्कुल, और एक और श्रोता का फोन है। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। मोहन यादव, ग्राम चंद्रखा, जिला चंदौली से बोल रहे हैं सर। जी, नेत्रदान को लेकर के अपना सवाल हो तो आप डॉक्टर ऋषभ शाह से प्रश्न करें। नेत्रदान करने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया है, हम यही जानना चाहते हैं सर जी। नेत्रदान की प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सरल है। मरणोपरांत अगर आप 1919 फोन पे कॉल करते हैं तो वाराणसी आई बैंक सोसाइटी से टीम जहां पर भी मृत्यु हुई है वहां पर पहुंचती है और नेत्रदान की प्रक्रिया को संपन्न करती है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है और कोई भी अंग भंग इसमें नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया, तो एक बात ये बताएं कि नेत्र जैसे बैंक को जब प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद कितनी देर इसे रखते हैं, प्रत्यारोपण कितनी देर के अंदर करते हैं, वो प्रक्रिया क्या है, जिसे दान प्राप्त होता है वो किस तरह से सोसाइटी से जुड़ा रहता है और कितना उसे प्रतीक्षा करनी होती है और कितनी तत्परता से उसे आंखें मिल जाती हैं? देखिए, जब कॉर्निया आई बैंक पे पहुंचती है नेत्रदान के पश्चात, इसमें इसकी कई तरीके से जांचें की जाती हैं। हम लोग कॉर्निया की अलग अलग लेयर्स, 5 इसकी परतें होते हैं, हर एक का मशीनों द्वारा, एग्जामिनेशन द्वारा कैरेक्टराइजेशन करते हैं और ये स्थापित करते हैं कि ये कॉर्निया किस तरीके के मरीज को लग सकती है। जी। साथ ही नेत्रदान के बाद के साथ ही हम लोग एक छोटा सा ब्लड सैंपल भी लेते हैं जिसकी जांच होती है देखने के लिए कि ये नेत्रदान में मिली पुतली कॉर्निया के लिए कितनी सूटेबल है। एक बार सारी जांचें होने के बाद हम लोग अपनी वेटिंग लिस्ट से मरीजों को फोन करते हैं। एक वेटिंग लिस्ट है जिसमें कई सारे हजारों मरीजों के नंबर हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं और पुतली मिलने का वेट करते हैं। तो जैसे ही कोई पुतली मिलती है जो एक पर्टिकुलर मरीज को लग सकती है, उसको फोन करके अस्पताल बुलाया जाता है और नेत्र प्रत्यारोपण की क्रिया को जल्द से जल्द संपन्न किया जाता है। कॉर्निसोल मीडिया में रखी हुई पुतली को मरने के 14 दिन के बाद तक हम नेत्र प्रत्यारोपित कर सकते हैं, पर हमारी कोशिश यही होती है कि ये काम जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। और वाराणसी आई बैंक सोसाइटी कोशिश यही करती है कि कोई भी नेत्र जो हमें नेत्रदान में मिला है वो वेस्ट ना हो। हम लोग प्रत्यारोपण की जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, DALK है, DSEC है, उनके द्वारा ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी नेत्र वेस्ट न जाए और उसका लाभ समाज को मिले। और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, जो लाभार्थी है उसे ये निःशुल्क पूरी सेवा मिलती है? बिल्कुल, देखिए, जो नेत्र हमें मिले हैं उसकी कोई मूल्य नहीं है। जी।
ये हमने नहीं बनाया, ये भगवान की बनाई हुई वस्तु है। जी जी। तो ये नेत्रदान से नेत्र प्रत्यारोपण की क्रिया भी पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आंखें तो कुदरत की देन है, लेकिन विज्ञान की देन ये है कि मृत्यु के उपरांत भी व्यक्ति की आंखें दूसरे की भी काम आ सकती हैं और उसके जीवन में रोशनी फैला सकती हैं। तो ये बता दें, जैसे कई श्रोताओं के या लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, ये भी जरूरी है जानना कि जिस व्यक्ति का निधन हुआ है, क्या ये जरूरी है कि वो व्यक्ति स्वयं पहले कोई फॉर्म या ऐसा संपर्क किया रहे कि उसका आंखें उसकी प्रयोग की जाएं, या उसके परिवार वाले भी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं? नेत्रदान करने के लिए एक संकल्प पत्र अवेलेबल है जिसको आप भर सकते हैं, पर जब अहम मौका आता है नेत्रदान का, तब जिसने संकल्प पत्र भरा है या नहीं भरा है, पहले से पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जैसे ही बैंक को ये सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो अपने किसी परिजन की आंखें निधन के उपरांत दान करना चाहता है, तो वैसे ही ये पूरी टीम आपकी एक्टिव हो जाती है। इस बीच एक फोन है। जी नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है नेत्रदान का संकल्प लें। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋषभ साह। बोल रहा हूँ जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं वो बता दीजिए। आपका सवाल जो है नेत्रदान के विषय पर है। जी, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किस जगह पे करना पड़ेगा कि तो अपना नेत्रदान करना चाहता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। नेत्रदान करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जहाँ पे भी मृत्यु हुई है वहीं पर होता है, चाहे घर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शमशान घाट हो। आपको केवल हेल्पलाइन नंबर 1919, नहीं तो इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है, उस पे कॉल करना है। मोबाइल नंबर है 9918655388। इस पे अगर कॉल करते हैं तो टीम जल्द से जल्द आपकी बताई स्थिति लोकेशन पे पहुंचेगी और नेत्रदान की क्रिया को संपन्न कराएगी। अरुण कुमार मालवी जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया बड़ी गैवी वाराणसी से। बहुत शुक्रिया आपको। उम्मीद है डॉक्टर साहब के जवाब से आपकी जिज्ञासा जो है वो शांत हो गई होगी। इस बीच डॉक्टर साहब एक और फोन है। जी, फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आरोग्यम कार्यक्रम में। नेत्रदान से जुड़ी कोई आपकी बात हो तो वो पूछे हमारे डॉक्टर ऋषभ साह से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सैदपुर के अंतर्गत भीतरी सराय लिखा सरैया पड़ता है, गाजीपुर जिले से बोला हूँ। जी, अब अपना प्रश्न पूछें डॉक्टर साह से। क्या संकल्प करें मतलब नेत्रदान के बारे में? मेरा सवाल है कि जैसे किसी व्यक्ति की कर्निया और रेटिना दोनों खराब हो जाता, किसी की आंखें प्रत्यारोपण करने के बाद दिखाई दे सकता है? देखिए, नेत्रदान का संकल्प एक ही है कि नेत्रदान के लिए जागरूकता बनाएं। मरणोपरांत अगर आप फोन करते हैं तो भले ही पंजीकरण या संकल्प पहले से हुआ है या नहीं हुआ है, हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। नेत्रदान से मिली पुतली जो कॉर्निया रहती है उसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की आंख के आगे का हिस्सा कॉर्निया खराब है तो उसको बदलने से उसके जीवन में रोशनी दोबारा लाई जा सकती है। जहां तक आपने पूछा कि रेटिना की बीमारी है, रेटिना की बीमारियों का इलाज अलग होता है, उसके लिए अलग उपचार, अलग ऑपरेशन होते हैं और उससे रोशनी दोबारा लाई जा सकती है। सर रेटिना या मतलब पूरी आंखें खराब हो जाती, क्या पूरी आंखें लगती है? नहीं, नेत्रदान में पूरी आंखें नहीं निकाली जाती और ना ही पूरी आंखों का ट्रांसप्लांट किया जाता है। आंखों का ट्रांसप्लांट आप ऐसे समझिए, आंख हमारी एक घड़ी की शीशे की तरह है। ये जब शीशा अगर आगे का खराब हो जाता है तो हम उसको बदल करके नई कॉर्निया लगा सकते हैं, पर पूरी घड़ी को बदलना यानी पूरी नेत्रों को बदलना नहीं संभव है। अच्छा, ये नहीं होता है। यानी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जिसे नेत्र प्राप्त होता है तो वो किस अंग का कितना इस्तेमाल कर सकता है। मेरे ख्याल से पहले से संपर्क में रहना होता है। जिसको भी इस तरह की आंख संबंधी दिव्यांगता है तो वो विशेषज्ञ के संपर्क में रहे। आप एक बार अगर हमें अस्पताल आकर के दिखाते हैं तो बेहतर होगा। मैं बता पाऊंगा कि आपकी जो दिक्कत है उसको हम लोग किस तरीके से, चाहे पर्दे के ऑपरेशन से, चाहे नेत्र प्रत्यारोपण से, किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैंने ऑपरेशन और ये सब पुतली दोनों लगी मेरे आंखों में। हाँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता तनिक भी। अच्छा, देखिए, कई बार जब अगर पीछे के रेटिना में प्रॉब्लम रहती है, यानी जो रेटिना एक आंख की जड़ होती है, अगर उस जड़ में प्रॉब्लम रहती है तो उसके बाद भी रोशनी कम आती है। जड़
जैसे एक पेड़ है, पौधे की जड़ अगर सूख जाती है तो पौधे को जलाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से आंखों की जड़ ऑप्टिक नर्व होती है। कई बार जब बीमारी इतनी विषम होती है कि ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो जाती है तो हम लोग उसमें नेत्र प्रत्यारोपण से कोशिश तो जरूर करते हैं कि रोशनी वापस लाएं, पर उस पौधे की जड़ में ऑप्टिक नर्व में रोशनी लाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ दवाइयां चलती हैं और दवाइयां लंबे समय तक चलती हैं। उन दवाइयों से ही धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व में दोबारा रोशनी आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर जा करके मतलब जैसे नेत्रदान जो करते हैं लोग, हाँ, तो वहाँ पर जाकर करते हैं या ऑनलाइन किसी को मतलब फार्म उर्म भरा जाता है नेत्रदान? प्राप्तकर्ता के लिए सबसे जरूरी है कि वो एक बार आ करके दिखाएं, क्योंकि जब हमें मरीज दिखाता है तो उसकी आंख की, जैसे मैंने बताया, जो पुतली हमें मिलती है हम उसका पूरा जांच करते हैं, देखते हैं कि किसको लगेगी। वैसे ही जब हम आई डोनर के लिए लिस्ट में किसी का नाम चढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि उसको क्या बीमारी है, किस तरीके की पुतली उसको चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से ये संभव नहीं है जब तक आप एक बार अस्पताल आए नहीं और दिखाएं नहीं, क्योंकि एक बार जब पूरी जांच होगी आंखों की तभी हम डिटरमिन करेंगे कि आपको किस तरीके की पुतली चाहिए और कब आपको फोन करना चाहिए। शुक्रिया, आपने फोन किया। नमस्कार जी। बिल्कुल जैसा इन्होंने भी पूछा, तो हम लोग जरा उस प्रक्रिया के बारे में जान लें कि जैसे अगर कोई नेत्र से दिव्यांग है, उसे नहीं दिखता है, तो ये जो कॉर्निया आपने बताया कि लगाया जाता है या जो भी विशेष अंग आंख का हिस्सा उसमें यूज आता है, तो जो प्राप्त करता है या जो नेत्र के हिसाब से दिव्यांग है, उसके लिए आप क्या बताएंगे कि उसे किस तरह से इस पूरे समूची प्रक्रिया में एक आई बैंक के संपर्क में रहना चाहिए चिकित्सा को लेकर के? आई बैंक में अगर जैसे नेत्र दिव्यांग व्यक्ति है, जब वो किसी भी अस्पताल जाता है और ये निर्धारित होता है कि नेत्रदान के पश्चात, नेत्र प्रत्यारोपण के पश्चात उसकी रोशनी बढ़ेगी, तो उसको एक आई बैंक रजिस्टर में उसका नाम और फोन नंबर, उसका पता सब नोट किया जाता है। साथ ही उसकी आंखों की क्या कंडीशन है ये नोट की जाती है। कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको नेत्र प्रत्यारोपण होने के पहले भी कई तरीकों की दवाइयां चलती रहती हैं, जिससे नेत्र प्रत्यारोपण के लिए आंखों को तैयार किया जा सके, साथ ही जो बीमारी है उसको दवाइयों से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो अस्पताल में ऐसे मरीज लगातार, इनको हम लोग अपने फॉलोअप पे रखते हैं, इनको बुला करके देखते रहते हैं। और जब भी कोई पेशेंट हमारे पास पंजीकृत होता है, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसको नेत्र प्राप्त हो सकें। कोई भी मरीज, जैसे अब पहले सबसे समाज में अवेयरनेस काफी बढ़ी है, हम लोग को नेत्र मिलते भी हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अब आई बैंक्स का भी, सारे हिंदुस्तान के आई बैंक्स एक EBAI, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू एक नेटवर्क में जुड़े हैं। अगर किसी आई बैंक के पास अतिरिक्त कॉर्निया होती है और किसी के पास कम होती है तो आई बैंक्स के बीच भी नेत्रदान से मिली पुतली का आदान प्रदान होता है, जिससे मरीजों को, देश भर में मरीजों को हफ्ता 10 दिन, 1 महीने से ज्यादा वेट न करना पड़े काली पुतली के प्रत्यारोपण के लिए। बिल्कुल। और इस बीच एक अन्य श्रोता का फोन है जी। कार्यक्रम आरोग्यम, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में। नाम और पता जानेंगे पहले हम आपका। पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी से श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता कौन। बिल्कुल, आप हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं तमाम कार्यक्रमों के। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋषभ शाह और विषय है नेत्रदान का संकल्प लें। सवाल पूछें अपना। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आकाशवाणी वाराणसी FM द्वारा विशेष आरोग्यम कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, वो नागरिकों को जागरूक करने के लिए। डॉक्टर साहब ऋषभ शाह जी का अभिनंदन करता हूं मैं और प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बाबू जी। और ऐसा है कि मैं कुछ राय देना चाहता हूं। एक्चुअल में नेत्रदान जो है अपने देश में जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है उस प्रतिशत में। तो इसमें कुछ गांव देहात कस्बों में इसका प्रचार ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि कभी भी हम शहर में रहने वाले लोगों के यहाँ जो कई बुजुर्ग, जो वरिष्ठ लोग कभी स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो गांव वाले लोग आते हैं, वही लोग राय देते हैं ज्यादातर। तो अगर ये लोग ये राय देने लग जाएं कि नेत्रदान भी बहुत बढ़िया दान है, महादान है, अगर ये वरिष्ठ लोग जो हम लोगों को राय देते हैं, अगर ये लोग राय देने लग जाएं तो नेत्रदान का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा हमारी समझ से। आपकी राय बिल्कुल ही अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम लोग के आई बैंक को काम करते हुए 35 वर्ष हो चुके हैं और इस 35 वर्षों की हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। आप जैसे कई लोग हमसे जुड़े जिनको हम लोग नेत्रदान प्रोत्साहक की उपाधि देते हैं। ये कुछ ऐसे सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जैसे
जैसे हमारे एमएलए श्री सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, कुछ सामाजिक गतिविधियों में एक्टिव ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी डेथ की सूचना मिलती है तो हमसे पहले ये पहुंच करके नेत्रदान के लिए लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। और इनके थ्रू इस वर्ष बीते एक वर्ष में वाराणसी आई बैंक को लगभग 150 से ज्यादा नेत्रदान के लिए पुतलियां मिली। इनमें इन प्रोत्साहकों के ही थ्रू हमको लगभग 130-120 कॉर्नियाज मिली। तो जैसा आपका कहना है कि ग्राम प्रधान से जुड़े, जैसे हर गांव में ग्राम प्रधान एक नोडल व्यक्ति होता है जिसकी बात सब सुनते हैं। अगर हम जैसे एक ग्राम प्रधान है या कोई गांव के बुजुर्ग हैं, अगर ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, इनको नेत्रदान प्रोत्साहक बनाते हैं तो ये एक नोडल पॉइंट बन जाते हैं जिनके थ्रू हमें बहुत सारे और नेत्रदान प्राप्त होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अगर चाहें तो हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा अस्पताल राम कटोरा में स्थित है और वाराणसी आई बैंक का ऑफिस भी राम कटोरा में ही है। तो अगर आप नेत्रदान के बारे में एक प्रोत्साहक कैसे बनते हैं, किसी की मृत्यु अगर हो तो उससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप लोगों के समर्थन की वजह से ही आज हम लोग 35 वर्षों से ये काम कर पा रहे हैं। जी, एक राय और है, थोड़ा सा वो है कि जितने समाज सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं और जो कोई ट्रस्ट है, तो देखिए जो गरीब आदमी है जिसके लिए अंत्येष्टि के लिए भी मान लीजिए कि उतना साधन उसके पास नहीं है, तो अगर ये कुछ संस्थाएं उसको नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करें और कुछ राशि उसको इस कार्यक्रम के लिए दें तो जरूर प्रोत्साहन मिलेगा गांव देहातों में। हम लोग भी चाहते हैं कि और समाज सेवी संस्थाएं हमसे जुड़ें और ये काम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को आभार। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी सलाह दी है और उम्मीद है कि आई बैंक सोसाइटी और जो शासन है वो आपकी सलाह पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद सर, प्रणाम। जैसा इन्होंने भी सवाल पूछा तो ये एक सवाल उठता है कि नेत्रदान से इसके बारे में कौन कौन से मिथक हैं या गलतफहमियां हैं समाज में, जिन्हें इस तरह की जो सोसाइटी है और जो प्रोत्साहक हैं वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जनता में। देखिए, नेत्रदान से जुड़ी हुई कई सारी भ्रांतियां हैं। सबसे बड़ी भ्रांति है कि इसको करने से चेहरा बिगड़ जाएगा और कोई अंत्येष्टि में देखने आएगा तो उनको अजीब लगेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नेत्रदान में जैसा बताया गया कि सिर्फ काली पुतली, एक पतली सी परत है आंखों के आगे, उसका दान होता है और इससे चेहरे पे कोई भी विकृति नहीं आती। जी, और ये एक बात ये बता दें कि जैसे इससे पहले कि हमारे श्रोता जानना चाह रहे थे, क्या सभी में नेत्र प्रत्यारोपण हो जाता है? दूसरा, ये जो आपने कहा था एक बार बीच में कि कैटेगराइजेशन करते हैं कि वो नेत्र जो कॉर्निया मिला उस किस तरह की चीजें, किन किन बातों का एक चिकित्सा विज्ञान के दृष्टि से ख्याल रखा जाता है? जो प्राप्त नेत्र है और वो स्वस्थ व्यक्ति का सही आंख होनी चाहिए या फिर जैसे किसी ने चश्मा लगाया हो उसको कम दिखाई देता हो, तो ऐसी भी कॉर्निया जो है वो इस्तेमाल में आ जाती है? बिल्कुल, चश्मा लगाना या पहले कभी आंख का ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, पर्दे का ऑपरेशन हुआ है, ये कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें नेत्रदान नहीं हो सकता। जी, सारी आंखों को लिया जा सकता है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जी, नेत्र प्रत्यारोपण हम लोग उन व्यक्तियों में करते हैं जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, यानी जिनकी आगे की आंख की काली पुतली खराब है, काली पुतली पर सफेदी आ गई है, माड़ा आ गया है या कोई मवाद से वो पुतली ग्रसित है। इन व्यक्तियों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण एक सफल इलाज होता है, यानी जिसमें दवाओं से या अन्य तकनीक से कोई लाभ नहीं होता और पूरे नेत्र की दिव्यांगता है, वो व्यक्तियों की सूची बैंक के पास रहती है। बिल्कुल। और ऐसा भी कोई है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है या कोई स्थिति है कि उसको नेत्र को नहीं लिया जा सकता है? केवल एक स्थिति, देखिए, नेत्रदान की जब हमें कॉल आती है तो हम कभी भी उसको मना नहीं करते जी, पर एक स्थिति होती है जैसा कि बताया गया कि नेत्रदान के साथ ही एक छोटा सा खून का सैंपल भी लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है। जी, अगर उसमें कोई संक्रमण से फैलने वाली बीमारी, खास तौर पे HIV, एड्स या हेपेटाइटिस बी की जांच करते हैं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस पुतली का प्रयोग हम लोग किसी को प्रत्यारोपण करने के लिए नहीं कर सकते। यानी कि जो परिजन हैं उनका ये दायित्व है कि वो नेत्रदान जो आई बैंक सोसाइटी है उनके इलाके की, उसे सूचित करें और इन चीजों का निर्णय उसे लेने दें। पहले तो वो नेत्रदान कराएं, उसमें पहल रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने सुना है समाज में कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि इसका जैसे कि थोड़ा सा हमारा देश सांस्कृतिक और पारंपरिक और आध्यात्मिक रूप से अपना एक अलग दृष्टिकोण रखता है, तो कई
मान्यताएं हैं गांव गिराओं में कि अगला जन्म होता है और उसमें अगर इस जन्म में आंखें दे दी गई, नेत्रदान कर दिया गया, तो अगले जन्म में फिर व्यक्ति की आंखों में रोशनी नहीं रहेगी। इस बारे में एक वैज्ञानिक दृष्टि से और इतने अनुभवी चिकित्सक और आई बैंक से जुड़े होने के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसकी अगर आप इतिहास को देखें तो उसमें भी कई आप ऐसे किस्से सुनेंगे जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी आंखों का दान किया और उसी आंखों से किसी और की जीवन रोशन हुआ जी। तो हमारा धर्म इसको किसी भी तरीके से गलत नहीं मानता और यह कहीं भी नहीं लिखा है कि इसको करने से दूसरे जन्म में कोई दिक्कत आती है। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, हम लोगों ने अब हम इस काम को पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं और हर धर्म ने इसको अपनाया है। कहा है कि नेत्रदान करने से दूसरे जन्म पे कोई असर नहीं पड़ता और ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य होता है। अगर आप मरने के बाद भी समाज की सेवा करते हैं तो उससे बड़ी और कोई भगवान की सेवा नहीं हो सकती। बिल्कुल, यानी बेहद जरूरी है कि जीते जी व्यक्ति इसके महत्व को समझे कि वो स्वयं तो नेत्र का लाभ ले रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, लेकिन इन आंखों का इस्तेमाल हम बहुत ही एक नेक काम में कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों में न दिखना बिल्कुल जिंदगी में अंधेरे के समान है, तो व्यक्ति किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है और एक से ज्यादा लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहेंगे? और एक बार फिर से हम लोग वो जो नंबर हैं वो दोहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में व्यक्ति जो है वो स्वयं भी अपना नेत्रदान का संकल्प ले जीते जी और बात के लिए, और जो अगर परिवार में ऐसी कोई बात होती है तो नेत्रदान के लिए नेत्र जो आई बैंक सोसाइटी है उससे संपर्क करें। नंबर बहुत ही सिंपल है, 1919 बस इसी नंबर पे आप कभी भी संपर्क करें तो नेत्रदान संपन्न हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि कोई निधन होता है व्यक्ति, तो कितने घंटे के अंदर सूचित किया जाए? 6 घंटे के भीतर अगर इस नंबर पे सूचित किया जाता है तो हमारी टीम नेत्रदान का काम संपन्न कर सकती है। जी। और नेत्रदान जैसा कि आपने बताया बहुत ही एक नेक नैतिक कर्तव्य है और सामाजिक कर्तव्य है। एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के जीवन में रोशनी ला सकता है इसके जरिए, और हम अपने बाद भी अपनी आंखों से इस दुनिया को देख सकते हैं। संदेश में यही देना चाहता हूँ कि किसी भी नए काम को करने के पहले मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, भ्रांतियां आती हैं, पर कोई भी सामाजिक कार्य अगर ऐसा है जिससे किसी दूसरे को फायदा मिलता है तो उससे बड़ा और कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहें कि नेत्रदान का संकल्प लें और साथ ही साथ समाज में नेत्रदान को लेकर के जागरूकता फैलाने में अपने स्तर से भी सहयोग करें। और जैसा आपने बताया कि वो प्रोत्साहक भी बन सकते हैं, तो अगर आपके पास जीवन में थोड़ा समय है सामाजिक कार्य के लिए तो आप आई बैंक सोसाइटी से संपर्क करके प्रोत्साहक का भी काम कर सकते हैं अपने गांव में, मोहल्ले में, घर में, शहर में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय था नेत्रदान का संकल्प लें, उम्मीद है इस बातचीत से बहुत सारे श्रोताओं को लाभ होगा और वो संकल्प भी लेंगे। इस कार्यक्रम में आज आप आए डॉक्टर ऋषभ शाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस उपयोगी बातचीत के लिए, और उम्मीद है हमारे बहुत सारे श्रोताओं की जिज्ञासाएं इस बारे में उनका निवारण आपने किया। अरुण जी, धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका संचालन किया। तो श्रोताओं की जानिब से और हम आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं। श्रोताओं, अब आज का आरोग्यम कार्यक्रम समाप्त करने की अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में एक नए विशेषज्ञ और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ स्वास्थ्य। नमस्कार।